हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हम अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन खत्म कर चुके हैं और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अगले 3 लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन भी खत्म कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और औरों के साथ शेयर कर दो ताकि हमारी वीडियोस जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है वो सब तक पहुंच जाए। इससे पहले हम केमिस्ट्री की सीरीज भी पूरी कर चुके हैं और ये हमारी फिजिक्स की सीरीज का 4th लेक्चर और टोटल 10 लेक्चर्स करेंगे और हम हमारी फिजिक्स की पूरी ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हो गया जी। अब हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन खत्म कर चुके हैं, उसके रे डायग्राम्स खत्म कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स खत्म कर चुके हैं। आज रिफ्रैक्शन के बेसिक करेंगे, कल डायग्राम्स करेंगे और उससे नेक्स्ट मंडे को या आप जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा 6th लेक्चर जब भी होगा सीरीज का, उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल 10 लेक्चर्स में पूरी ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी। बिना बात करे शुरू करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, टाइम ज्यादा लगता है। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो मेरा बच्चा, आज तक हमने क्या पढ़ा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जबकि ये आधी बात है। लाइट सीधी रेखा में जरूर चलती है लेकिन तब तक चलती है जब तक वो एक मीडियम में चले। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई तो दूसरे मीडियम की तरह बिहेव करेगी। जैसे तुम किसी एक टीचर की क्लास में हो तो अलग बिहेव करते हो, दूसरे टीचर की क्लास में अलग बिहेव करते हो ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन इट ट्रेवल्स इन वन मीडियम। मानो एयर में ट्रेवल कर रही है तो एक जैसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी, लेकिन एयर से वाटर या एयर से किसी और मीडियम में चली गई तो वो अपना पाथ क्या है, चेंज कर लेगी। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। तो बात समझ में आ गई, बचपन से पढ़ते आए थे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो आधी बात है। पूरी बात क्या है, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन व्हेन इट ट्रेवल्स इन वन मीडियम। अब रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे लिखिए इफेक्ट्स ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तुम्हें पूछा जाएगा रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हो डेली लाइन में, तो लिखिए नंबर 1, हेडिंग डालिए इफेक्ट्स ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। नंबर 1 डालिए बॉटम ऑफ टैंक और पूल अपीयर्स टू बी रेज्ड। अगर तुम ऐसे झांकोगे किसी पूल वगैरह में तो वो तुम्हें कम गहरा नजर आता है। कूद मत जाना, ये सोचिए कि कम ही गहरा है, नदियां में छलांग मार दी है ना, छलांग मार दी नदियां में, ये सोच के मत कर देना भाई। ऐसा जो तालाब वगैरह पॉइंट वगैरह होता है वो हमें कम गहरे नजर आते हैं। सब मैडम हमें तो पता ही नहीं था, बिल्कुल स्विमिंग पूल वगैरह कम गहरे नजर आते हैं। क्यों मैडम, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, थिन ग्लास स्लैब। अगर कोई ग्लास की चीज को प्रिंट मतलब किसी उसके ऊपर रख दो तो हमारे पास वो प्रिंट्स ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। प्रिंट्स मतलब कोई भी अक्षर लिखे हो, कोई भी वर्ड्स लिखे हो, उसके ऊपर अगर ग्लास की स्लैब रख दी तो वो उठे हुए नजर आएंगे। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब दिखाऊंगी अगले स्लाइड में। फिर एक पेंसिल है, ग्लास पानी लो आधा भरा हुआ, उसमें ये पेन या तुम्हारी पेंसिल है वो डाल दो तो ये वाला हिस्सा टेढ़ा और ये वाला अलग, ये दोनों अलग अलग हिस्से नजर आएंगे, टेढ़ी नजर आएगी, इंक्लाइन नजर आएगी। तो तीसरा एग्जांपल लिखेंगे, अ पेंसिल पार्शली होता है आधी, अगर उसको डुबाएंगे पानी में तो वो अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड। एयर और वाटर के जो सरफेस होगी उस पर ये टेढ़ी नजर आएगी। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा लिखेंगे नींबू या फिर सिक्का, कॉइन जो होता है उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो बड़ा नजर आएगा, बिगर इन साइज नजर आएगा। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं सुंदर नयन से डायग्राम। ये देखो मेरा बच्चा, इसकी सरफेस पर पहले लाइट एक मीडियम से चल रही थी, अब एयर से वाटर आ गई तो हमें ये पेंसिल देख लो, चाहे ये इतनी ऐसे और इतनी ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा होता है रियलिटी में, देख लो चाहे। उसके बाद ये देखो नींबू कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं पानी के अंदर, ऐसे ही सिक्का नजर आएगा। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपसे पूछा जाएगा इसका रीजन क्या है, 1 नंबर में टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम, ये बात तो हमने प्रूव कर दी कि लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं करती, हर मीडियम में अलग ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। ट्रैफिक में अलग स्पीड में गाड़ी चलती है, हाईवे में अलग चलती है ना, सिटी में अलग चलती है, मेन रोड पे अलग चलती है, ठीक है। तो वैसे ही लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। दो मीडियम होते हैं, या तो रेयरर या फिर डेंसर। मैम ये क्या होते हैं? रेयरर मतलब जिसमें खुले खाले इलाके हों, डेंसर मतलब भीड़े भीड़े चीजें हो, अभी समझा देंगे। तो हेडिंग डालिए पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में तो हमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। सब कुछ कर लिया मैडम, नंबर जहां से लेने हैं वही रहेगा, तो पहले समझना जरूरी है, फिर डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे। तो लिखिए व्हेन लाइट एंटर इन अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, तो ओब्लिकली का मतलब है किसी एंगल पे एंटर करनी चाहिए भाई। अगर वो सीधी एंटर कर गई तो वो सीधी ही निकल जाएगी, क्योंकि 90 एंगल I0 एंगल R0 कराया था। तो वो किसी एंगल पर एंटर करनी चाहिए, तभी वो मुड़कर निकलेगी। अगर लाइट को हमारे अपने पाथ से भटकना है तो किसी एंगल पर गिरनी होगी। इसी डेफिनेशन को क्या कहते हैं? दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छे से समझ में आ गया? वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त ऑब्लिकली अगर गिरेगी तो अपना पाथ चेंज कर लेगी। ये देखो दोबारा से क्या हुआ, एक कॉइन ले लो, उसको बकेट में रख दो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो ऐसे उठा के उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो ऐसे लगेगा वो उठा हुआ है, पर वास्तव में तो नीचे, जैसे मैंने कहा था ना, नदी में कूद जाओ ये सोच के कि कम ही गहरा है, जबकि वो तो ज्यादा गहरा है, उसका तला तो नीचे है। ये सब क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है, मैंने एक बार दिखा दी, अच्छी बात है ना एनसीईआरटी मुझे। फिर कहता है लास्ट शेलो, एक खाली बाउल लेना है, उसमें कॉइन रखना है, नॉर्मल दिखेगा, फिर पानी डाल देना है, कॉइन बड़ा नजर आएगा और ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, पोजीशन बदल जाएगी। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको सिर्फ इनके रीजन पूछेंगे, आपको 1 मार्क्स में लिखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगला चलते हैं, नोट डाल लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब लाइट किस से किस में जाएगी तो क्या होगा? तुम खुद सोचो, भीड़ भाड़ वाले इलाके से हाईवे पे आते हो, स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है मैडम। भीड़ भाड़ वाले इलाके से मार्केट में जाते हो, स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है मैडम। तो वही बात है, रेयरर मतलब भीड़ भाड़ वाला, रेयरर मतलब हाईवे खुला इलाका, और डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाला। सीधी सी बात है। कहता लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर मतलब खुले इलाके से भीड़ में जाती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ टू मीडिया, नॉर्मल की तरफ गिरती है, सुई नीचे आ जाती है, स्पीड कम हो जाती है। ये बात याद रखनी है, रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल। और उल्टा मैम, डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, स्पीड तेज हो जाएगी। बना के दिखाओ मैडम, हमें तो बना के दिखाओ। ले लिया जी, एक ग्लास लैब ले ली। ग्लास लैब किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है मैडम, कैसी बात कर रहे हो? तो ग्लास भारी होता है, पास पास होता है, सॉलिड है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। एयर में हवा के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो ये रेयरर मीडियम हो गया। अब कोई भी लाइट है किसी एंगल पर गिरेगी तो सबसे पहली बात तो डॉटेड क्या गिराएंगे? नॉर्मल गिराएंगे, नॉर्मल गिराएंगे। और नॉर्मल और इसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल आई होता है। ये नहीं बताऊंगी अब मैं दोबारा से, एंगल आई एंगल आर क्या होता है बता चुकी हूँ रिफ्लेक्शन में। एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहाँ वो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, वैसे तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी जानी चाहिए थी, पर यहाँ सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी मेरा बच्चा? क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई है, और दूसरा मीडियम डेंसर है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सीधी ना जाकर नॉर्मल की तरफ गिर जाएगी और वास्तव में ऐसे जाएगी। ये क्या है? एंगल आर है। आ गई मैडम बात समझ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा देखो, अगर डेंसर से रेयर जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जानी चाहिए थी, पर इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ऐसे जानी चाहिए थी पर नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ऐसी जानी चाहिए थी पर नॉर्मल के पास आ जाएगी। पास का मतलब नॉर्मल की तरफ, दूर का मतलब है इस नॉर्मल से दूर।
समझ में आ गया। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन जो हम खुद ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उसको ये टर्म शायद ना समझ में आए, पर मुझे लगता है ये आम टर्म्स है, 7th 8th 9th से करते आ रहे हैं तो आ जानी चाहिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट जिस पर नॉर्मल गिरता है 90 डिग्री पे। रेयर से डेंसर जाएगी, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, स्पीड कम। डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इन्हीं दोनों को यूज करके तुम्हारे पेपर में आता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये डायग्राम आएगा भाई, आता है पेपर में, आता है पेपर में। तुम क्या करोगे? एक रे गिराओगे, इसका नाम है इंसिडेंट रे, और ये एंगल क्या है? एंगल आई, जो नॉर्मल और इसके बीच में होता है। उसके बाद मैडम ने बताया था रेयरर से डेंसर आए तो सीधी ना जाकर, ओरिजिनल रे तो पहले सीधी निकाल दो बिल्कुल, ये तो हमारी ओरिजिनल रे है। ओरिजिनल रे का मतलब है अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे हमेशा ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में जाती, पर ग्लास स्लैब होने की वजह से वो बेचारी मुड़ेगी। तो यहाँ पे सीधी जानी थी, जाननी थी, पढ़ना तो था मैडम, पढ़े तो नहीं ना, जानना तो था हमें, जानना था तो क्या मतलब है? ये नहीं गई, ये कहां गई? नीचे झुक गई, और ये क्या बन गया? एंगल आर। अब यहां से चुके इस सरफेस पे आई, इस सरफेस पर क्या है हमारे पास? ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब इस पर भी नॉर्मल गिरा दो। नॉर्मल क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री एंगल। एक नॉर्मल यहाँ गिराया, एक नॉर्मल यहाँ गिराया। अब यहाँ पर भी ऐसे जानी चाहिए थी, पर हमारे पास क्या है? थोड़ी सी अवे फ्रॉम, ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। जो फाइनल रे है उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा, पहली लाइन जो इंसिडेंट हुई उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, दूसरी जो रिफ्रैक्ट हुई इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, जो बाहर निकलेगी उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, और जो सीधी सीधी निकाल देते हैं उसको ओरिजिनल इंसिडेंट रे कहते हैं। ओरिजिनल इंसिडेंट का मतलब है जो नॉर्मल में गिरी थी वह की सेम। डॉटेड बनानी है, डॉटेड क्यों बनानी है? क्योंकि वो इमेजिनरी है, हमने खुद अपने धक्के से बनाई है। ओरिजिनली वो सीधी थोड़ी निकली है, टेढ़ी होके निकली है ना। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे निकली है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकली है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड टेल अबाउट इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो आप कहोगे ये दोनों आपस में पैरेलल निकली है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, लेकिन पैरेलल निकली है तो ऐसे निकली है, ये पैरेलल होती है। अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस तो है, पैरेलल है लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस तो है, ये इनका डिस्टेंस है, ऐसे मान के चलो ये इनका डिस्टेंस है। ये पैरेलल है लेकिन डिस्टेंस तो है, पैरेलल है डिस्टेंस तो है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के, किन किन के बीच के? इमर्जेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लेटरल का मतलब होता है साइड में, ये इसके साइड में ही तो है, और डिस्प्लेस हो गया मतलब थोड़ा सा हट के आई है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है थोड़ा साइड में खिसक के पैरेलल है, पैरेलल है लेकिन थोड़ा सा साइड में। लेटरल का मतलब होता है साइड। लेटरल इन्वर्जन पढ़ा था, साइड का उल्टा होना, यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट साइड में खिसकना। तो क्या यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम आ गया। ये डायग्राम आता है, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे आता है, लेटरल इन्वर्जन आता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है, बस यही आता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखनी है तो लिख लो, it is the perpendicular distance between emergent ray and original incident ray। emergent ray and original incident ray, ये भाई तुम्हारी एक्टिविटी है। प्रैक्टिकल्स में टीचर्स करवाते हैं, मैंने लिख के दे दिया है कि पिन ले लो, ग्लास स्लैब रख लो, आउटलाइन बना लो, फिर हमारे पास एक टॉर्च से ऐसे लाइट भेज दो, फाइनली जहां निकल रही है उसको बना लो, बना लो। मैं इस एक्टिविटी का कंक्लूजन बता देती हूँ। उसने डायरेक्शन बदल ली, सरफेसेस पे परपेंडिकुलर गिरा लिए, रेयरर से डेंसर आई तो ये हो गया, डेंसर से रेयरर आई तो ये आ गया। अब हम चलते हैं, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, डिट्टो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का ही है। कहता है जब हमने ऐसा किया और एन और एन डैश दो नॉर्मल गिराए तो पहले वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, बिल्कुल हमने भी यही करा है। ग्लास आई, उसके बाद फ्रॉम डेंसर टू रेयरर गई, डेंसर टू रेयरर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, यही मैम आपने बताया था। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर कर लिया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई आर है तो ये भी एंगल आर है। क्यों मैम? दोनों एंगल मैथ्स में पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एक पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल है, बीच में ये है तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं।
कोई पूछेगा नहीं है, सब तुम्हें बस याद रखना है। उसके बाद मैंने बता दिया इमर्जेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी मेरे बच्चा, पैरेलल होगी। और मैं सब कुछ लिखा चुकी हूँ पहले ही, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये हो गया दैट्स वाई पैरेलल रे इमर्ज, मतलब जो इमर्जेंट रे वो पैरेलल क्यों आ रही है, ये सवाल भी पूछा जाता है, क्योंकि इस सरफेस की दो रेज पैरेलल हैं। ये सरफेस देखो ऐसे सरफेस है। ये बात मैं दोबारा से यूज करूंगी चैप्टर नंबर 6 में, मतलब चैप्टर नंबर जो अगला आना है, सॉरी 6 कह रही हूँ, चैप्टर नंबर 10 में फिर से यूज करूंगी ह्यूमन आई में, जहां पे ग्लास लैब से करें, उसमें करेंगे ग्लास प्रिज्म से करेंगे। देखो यहाँ पे जिन दो रेज से वो भिड़ के आ रही है, इससे और इससे और इस सरफेस से, एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर, ये और ये सरफेस आपस में पैरेलल है, तो रेज भी निकलने वाली आपस में पैरेलल होगी। यही यहाँ पे बात लिखी है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की सरफेसेस आपस में इक्वल है, अपोजिट में पैरेलल है, इसलिए इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो शिफ्ट हुआ है साइड में, उस शिफ्ट जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बीच में, उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डायग्राम आएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई पूछा जाएगा, मतलब मार्क करना आएगा। तो एंगल आई क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल आर क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ई क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। तो जो रे होगी और जो साथ में नॉर्मल होगा उसके बीच का एंगल, ये सब मैं लेक्चर नंबर 1 में करा चुकी हूँ। इस बात से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी और इसलिए उसका पाथ डिफरेंट हो जाएगा, हमने देखा है अभी। और यहाँ पर इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल थी। इसका कारण मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज दोनों सरफेसेस जो थे जिससे बेंडिंग हुई थी वो भी पैरेलल, दोनों सरफेसेस पर बेंडिंग बराबर हुई है और दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल थे। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैं लिख के भी दे दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल करती है, मैं पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मली फॉल करती है तो एंगल आई और एंगल है, सब कुछ जो बताया लिख के भी दे दिया है। इसलिए ओब्लिकली गिरनी चाहिए, रिफ्रैक्शन के लिए रे ओब्लिकली गिरनी चाहिए। अब चलते हैं मैम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिक्स पढ़ लिए तो अब लॉज पे चलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। रे नहीं होती नॉर्मल, नॉर्मल एक लाइन होती है, देखो जरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक प्लेन में है, बिल्कुल है मैडम, दिख रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बिल्कुल मैडम। लेकिन वहां पर था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी फिर एंगल कम हो गया या फिर एंगल ज्यादा हो गया, मतलब या तो एंगल आर ज्यादा होगा या एंगल आर कम होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन लेना। साइन क्या होता है मैम, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लोगे थोड़े दिनों में, मैथ्स में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ लिया है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, उसमें साइन कॉस टैन कॉट सब आ जाएगा। इसलिए अगर किसी को लगता है साइन कॉस नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे यूज भी नहीं होना, वैसे भी फॉर्मूला ही है ये। तो उस एंगल का साइन लेना है और आर रिफ्लेक्टेड एंगल का भी साइन लेना, और दोनों के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। उन दोनों के रेशियो मतलब साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, साइन आई इज इक्वल्स, तुमसे बस लॉज लिखवाएंगे, पहले कह देना दोनों रे और नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, दूसरा कह देना साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट पर सवाल आते हैं। ये कांस्टेंट बोर्ड का सवाल पूछने का फेवरेट है। ऐसा क्या है मैम ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वास्तव में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम का बताता है। फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास गया है तो मतलब वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मैडम नहीं समझ में आया, मैडम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हेडिंग लगा लो। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैडम बैठी है, मुझे पता है बोर्ड ने कहाँ से सवाल पूछने, और मुझे ये भी पता है मेरे बच्चों को वह सवाल कैसे कराने हैं। हेडिंग डाल लो, फिर नहीं समझ में आया उसकी तो हेडिंग डलवाएंगे। हेडिंग डालो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खूब सवाल आते हैं भाई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल 2 यूज करता है, कई बुक्स एन यूज करती है, कई बुक्स यू यूज करती है। मैम हमें क्या यूज करना है? कुछ भी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, कोई मैटर नहीं है उस चीज का, ठीक है। सिंबल कहीं मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसेप्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट है, जो कि रेशियो है, जो कि रेशियो है, जो कि रेशियो है, जो कि रेशियो है साइन आई बाय साइन आर का। साइन आई और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर। वहां पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहां पे आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं, अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अब मैडम रिफ्रैक्ट, हमें तो साइन आई साइन आर तो आता नहीं मैडम, कोई आसान फॉर्मूला बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो चलो जी हेडिंग डालो, आसान फॉर्मूला चाहिए तो हेडिंग डालो। दूसरी हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन विद स्पीड ऑफ लाइट। हाँ मैडम स्पीड का तो हमें फॉर्मूला थोड़ा आसान लगता है, स्पीड वेलोसिटी हम 9th में ही बहुत पढ़ के आए थे। अगली हेडिंग डालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पेपर में निकालना होगा, आपको स्पीड ऑफ लाइट्स गिवन होगी पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में, पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में, पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में, उन दोनों का रेशियो लेके हमें क्या निकालना है। अब साइन आई साइन आर तो तुम कह रहे हो हमें आ नहीं रहा, तो हम स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो करके निकाल देंगे। ऐसा कि हम 2 फॉर्मूले कोई सा भी लगा लेना, तुम्हारे ये लगवाते हैं। तो अब हमें क्या कंसिडर करना है? हेडिंग डाल ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब लिखिए कंसिडर अ रे ऑफ लाइट, एक ऐसी लाइट लो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ऐसा मान लो v1 उसकी स्पीड थी जब वो मीडियम 1 में था, v2 उसकी स्पीड थी जब मीडियम 2 में था। का हाथ कान नाक मुंह खोल लो, इस स्लाइड से इस पेज से क्वेश्चन आना ही आना है। पहले मीडियम में स्पीड v1, दूसरे मीडियम में स्पीड v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम 2 का निकलता है, क्योंकि चेंज तो मीडियम 2 में होना है ना। हाँ मैडम मीडियम 1 में तो वो सेम ही स्पीड से चल रही थी, स्पीड में बदलाव तो तब होता है मेरा बच्चा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मतलब दूसरे मीडियम ने क्या करा है वो तो वही बताएगा ना। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता करना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो रेशियो ले लेंगे स्पीड इन मीडियम 1 बाय में स्पीड इन मीडियम 2। तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ एक बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए स्पीड इन मीडियम 1 बाय में स्पीड इन मीडियम 2, 1 बाय में 2, जहां से जहां तक, जहां से जहां तक, जहां से जहां तक, जिससे चली जिसमें गई, जिससे चली जिसमें गई, जिससे चली जिससे चली उसमें क्या स्पीड थी ऊपर रख लो, नीचे वाले में स्पीड जिसमें पहुंची उसमें लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ये लिखने का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और पीछे 1 लगाने का मतलब है 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 से चली थी 2 तक और बताएगी किसका? 2 का। तो ये स्पीड ऑफ जिसमें चली जिसमें पहुंची v1 बाय में v2, यही तो लिखा था v1 बाय में v2, और v2 से v1 में आए तो v2 बाय v1 कर देंगे। जिसमें से जिसमें गई उसको ऊपर रखेंगे। अगर इससे इसमें आई है तो v1 v2 का रेशियो, इससे इसमें आई है तो v2 v1 का रेशियो, ये पता होनी चाहिए बात। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाए, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में 1 में आए तो उल्टा हो जाता है, ये देखो 2 बाय 1 आ गया। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रखना है, जिस मीडियम में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है विद रिस्पेक्ट टू पिछले। तो 1 बाय में 2, 1 बाय में 2, जिससे चली जिसमें पहुंची जिसमें पहुंचेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पेपर में निकालना आएगा, 100 की 100 आएगा, 100 की 100 आएगा, 100 की 100 आएगा। आपको दोनों स्पीड्स का रेशियो ले लेना है, दोनों स्पीड्स का रेशियो ले लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। और 1 से 2 में जाएगी तो 1 बाय 2, 2 से 1 में जाएगी तो 2 बाय 1। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझ में आ गई, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, सब आ गया, पर मतलब मजा सा नहीं आया, फील सी नहीं आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरा बच्चा सीधी सी देसी भाषा में बताती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है वो जब चलती हुई लाइट है वो कितनी बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अपने पाथ से कितनी भटकी। हाँ मैडम अब समझ में आया,
हम पढ़ रहे थे, रील चलाते चलाते कितना भटक गए कि 2 घंटे वेस्ट कर दिए, तो हम कितना भटके ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, वो बताता है लाइट कितनी अपनी पाथ से भटकी है। अच्छा मैडम ऐसे समझाओ ना, फिर पहले ऐसे बता देते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा भटके। जो बच्चा 2 घंटे फोन चलाता है वो ज्यादा ही भटका हुआ है, आधे घंटे चलाता है तो मेरी तरह 5-7 मिनट चलाता है तो कम भटका हुआ है भाई। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना स्पीड कम होगी, बिल्कुल कम होगी मैडम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मैडम तो बहुत ही ज्यादा भटकेगी, तो स्पीड तो कम ही हो गई अपने आप ही। पढ़े तो बिल्कुल नहीं, फोन पूरा ज्यादा चलाया हमने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी मतलब कम फोन चलाया तो स्पीड पढ़ाई की ज्यादा हो गई। बिल्कुल मैडम, अब आसान से समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुश्मन है, वो स्पीड कम कर देगा। री फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, री फॉर रील्स, रील्स जितनी ज्यादा पढ़ने की स्पीड उतनी कम। हाँ मैडम अब समझ में आ गया, अब नहीं भूलेगा मैडम, क्या एग्जांपल दिया, रील्स जितनी कम पढ़ाई उतनी ज्यादा। अरे वाह मैडम अब नहीं भूलेंगे। अब चलिए ये देखिए, रिफ्रैक्ट रील जितनी ज्यादा स्पीड कम, रील कम स्पीड ज्यादा। बिल्कुल मैं रील कम देखेंगे तो पढ़ाई तो ज्यादा ही होगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, याद करने के मैडम? नहीं नहीं, तुम्हें पेपर में ये टेबल दी होगी और तुम्हें पूछेंगे बताओ सबसे ज्यादा तेज किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। जो सबसे कम रील देखता है वो सबसे ज्यादा पढ़ता है। हम तो देख लेंगे मैडम 1 ये मैडम यही सबसे कम रील देख रहा है, देखो सिर्फ 1 मिनट देख रहा है, बाकी तो मैडम बहुत 2-2 घंटे देख रहे हैं। ठीक है, तो रील एयर सबसे कम देखते हैं, तो एयर में स्पीड सबसे ज्यादा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। डायमंड ने तो अति कर दी मैडम, डायमंड में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 पहुंच गया, 3 घंटे ही हो गए लगभग, 2.42 पौने 3 घंटे हो गए, तो इसकी तो स्पीड जमा ही कम हो जाएगी। यही बात है, ये बातें मत भूलना, पेपर में घुमा घुमा कर पूछी जाएगी। पर मेरे बच्चों ने अब रील से कनेक्ट कर लिया, यही है। 2 मीडिया में 1 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज, जिसका आर ज्यादा मतलब रील ज्यादा, उसका स्पीड कम, उसमें स्पीड कम, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जिसमें रील कम उसमें स्पीड ज्यादा, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा एक बात और याद है, जिसका लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। यहाँ पे लिख लो चाहे, डायमंड ज्यादा डेंसर है और ये ज्यादा रेयरर है, बस बिल्कुल सीधी सी बात है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा, जिसका जितना कम वो रेयरर ज्यादा। अब यही बोला, स्पीड हाई होती है रेयरर में, बिल्कुल मैम, रेयरर मतलब कम कम पार्टिकल होते हैं, स्पीड हाई होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा हुआ, ये दोनों तो रूल पहले ही पढ़ चुके हैं। रेयरर से डेंसर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो समरी दोबारा लिखी है मैंने, समरी बताई है, ये बातें पेपर में मत भूलना, घुमा घुमा के पूछी जाएगी, ये कम तो इसका क्या होगा, ये ज्यादा तो इसका क्या होगा। हमने तो एक टप्पे में याद कर ली मैडम बात। अब चलते हैं सवाल जो कि हमें बताते हैं हमें कि बातें समझ में आई कि नहीं आई। मेरे बच्चों को आ गई। कहता है पहले हवा में था, ओब्लिकली गिराया वाटर में, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी मैम, रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टिक करो, आगे बढ़ो, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रेयरर से डेंसर जा रही है, लिख के भी दे दिया। कहता है एयर से ग्लास में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है, स्पीड भी दे रखी है, स्पीड दूसरे की निकाले, कुछ नहीं मैडम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है हमें, V1/V2। V1 हमें दे रखा है 3 × 10⁸, V2 हमसे पूछा है, ये हमें 1.5 दे रखा है। लो जी करके भी दिखा दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड इन मीडियम 1 बाय में स्पीड इन मीडियम 2। 1 क्या है, एयर या वैक्यूम है, दूसरा मीडियम है, ये हमें दे रखी है, ये हमें निकालनी है, ये हमें दे रखी है। V को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर काट दो, आंसर आ गया 2 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड। ये सवाल आया है बोर्ड में बहुत बार, तुम्हारे हाफ ईयरली में ही पूछा जाएगा। छोटा सा सवाल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन याद रखना, 1/2 1/2 1/2। 3 चीजें, कोई 2 गिवन होगी, तीसरी निकाल लेना। कहता पिछली जो टेबल है उसमें बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कम किस में और ज्यादा किस में, या फिर हाई डेंसर कौन और लो डेंसर कौन। देख लो मैडम, अभी अभी करके आए हैं। हाईली डेंसर कौन, डायमंड। रेयरर कौन, एयर।
सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में चलेगी? एयर में, क्योंकि जितनी रील कम देखेगा स्पीड ज्यादा, यही तो लिखा है। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी? डायमंड की 2.42, लोएस्ट डेंसिटी किसकी? एयर की 1.003। अब कहता है टर्पेंटाइन, कैरोसिन और वोटर में देखो किसमें ज्यादा, तो वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, रील सबसे कम देख रहे हैं, तो इसमें फास्टेस्ट चलेगी। इन तीनों का कंपैरिजन करना था भाई, इन तीनों का कंपैरिजन करना था भाई, इन तीनों का कंपैरिजन करना था भाई, कर लो। वोटर सबसे ऊंचा बैठा, फिर नीचे नीचे, मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा स्पीड तो कम होती जाएगी। मैडम अच्छा समझा रहे हो। फिर कहता है डायमंड का 2.42, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो जा रही है उसका रेशियो 2.42 है। वही तो बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय में मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो। तो वो पूछा है डायमंड का 2.42 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रेशियो है, जो वो रेशियो है स्पीड्स का, वो 2.42 है। ये सवाल आता है। डायमंड किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब क्या? उसका रेशियो इतना है। अब चलते हैं भाई लास्ट। आज स्फेरिकल लेंसेज के बेसिक करेंगे और कल क्या करेंगे? डायाग्राम्स। परसों क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल। क्या मैम सैटरडे भी क्लास होगी? नहीं, मंडे होगी। हमारी कॉन्टिन्यूअस जो 6 लेक्चर्स होंगे वो होंगे, उसके बाद 4 लेक्चर्स में ह्यूमन आई और खत्म, फिजिक्स, फिर बायो शुरू करेंगे। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास बाउंड बाय 2। देखो मिरर में तो मैंने तुम्हें बताया था कल, एक फ्रंट सरफेस दूसरी बैक सरफेस पेंटेड होती है, इसमें कोई पेंटेड नहीं होता भाई। चश्मा देखा है? दोनों साइड से ग्लास लगा होता है, तो एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कनकेव डाइवर्जिंग होता है। मैडम ये तो उल्टा है, मिरर में तो कनकेव कन्वर्जिंग होता था और वहां पे कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता था, यहाँ पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कनकेव डाइवर्जिंग है। यस, लेंस और मिरर में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसीलिए बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। पर अगर मेरा बच्चा मुझसे पढ़ रहा है और लगातार पढ़ रहा है और रिवाइज कर रहा है तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। उल्टा है, हमें पता है ये बात, बस बात खत्म। फिर कंफ्यूजन क्या? जब तुम्हें पता ही है कि उल्टा है तो फिर कंफ्यूजन किस बात की है? कंफ्यूजन तब होती है जब तुम्हारी नॉलेज में कमी हो। चलिए जी, तो इसके डायग्राम देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस ऐसे बनेगा, कनकेव लेंस ऐसे बनेगा, डायग्राम याद रखना है। इसमें देखो साइडों से तो पतला है, बीच में से मोटा, यही लिखा है मैंने। ये साइडों से पतला है, ये यहाँ साइडों से तो मोटा है, बीच में से पतला है, तो ये भी मैंने लिख कर दे दिया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे वहां पे पढ़ी थी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इस मिरर, इस लेंस के बीच का ये जो है यहाँ पे ओ, लेंस के बीच का क्या होता है? ओ। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? लाइन जो ओ से पास हो, लाइन जो ओ से पास हो, ये दिखा है, परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस। अच्छा, यहां पर सी नहीं होता है, यहाँ पे एफ होता है। एक पॉइंट फोकस हो गया, फोकस का डबल 2f हो गया। वहां पे फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे सेंटर कुछ हो नहीं सकता ना, सेंटर तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि स्फेयर से थोड़ी लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफ, 2f होते हैं भाई, दोनों साइड एफ होते हैं, दोनों साइड 2f होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वहां पर सिर्फ एक साइड एफ था, यहाँ पर दोनों साइड होगा। एक को F1 बोलेंगे, F को F2 बोलेंगे, यहाँ पे डबल ही, हम इसके डबल को 2F1 और 2F2 बोलेंगे, और इन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है डायग्राम्स के लिए। उसके बाद डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फोकस की, तो वहां पर भी हमने सेम डेफिनेशन करी थी। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं। कन्वेक्स के केस में क्योंकि कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, और डाइवर्ज होती है कनकेव लेंस के केस में क्योंकि ये डाइवर्जिंग है और आफ्टर रिफ्लेक्शन। वहां पे क्या करा था मिरर में? इस वर्ड की जगह लिखा था कनकेव मिरर, इस वर्ड की जगह लिखा था कन्वेक्स मिरर, और इसकी वर्ड की लिखा था रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे कनकेव कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग है। तो फोकस से पास होगा, फोकस वो पॉइंट है जो कन्वर्जिंग लेंस में है। कन्वर्जिंग लेंस तो यहाँ पे कन्वेक्स है, ये उल्टे सीधे एक समान है, अब समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वहां पे कनकेव कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। बोथ F1 F2 आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, सेम दोनों साइड में ऑप्टिकल सेंटर के। और फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन एफ, वो तो यहाँ पे भी पड़ी थी, यहाँ पे भी पड़ी है। तो पैरेलल रेज आएंगी, वो दूसरे फोकस से कन्वर्ज होंगी भाई।
ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द अदर साइड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड। यहां पर देखो पैरेलल रेज आई लेकिन डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो ऐसे होएगी। ये है खतरे की घंटी। ये वाला डायग्राम भाई बच्चों के लिए मुश्किल है, मैं दोबारा नई स्लाइड लेके बता देती हूँ। नई स्लाइड तुम्हें आसान लग रहा होगा पर ये आसान है नहीं, आसान है नहीं भाई, तुम्हें कंफ्यूजन होएगी। चलो भाई देख लो, लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, 2f है, पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्जिस। अब बच्चा पता क्या करेगा, पहली बात तो यहां तक लाना है, रे को यहां तक लाना है मिड तक, फिर उसके बाद बच्चा ऐसे कर देता है। क्या गलती होगी मैम, कन्वर्ज ही तो कराया है। भैया कन्वर्स तो तुमने करा दिया पर यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो लाइट गई ही नहीं। हाँ मैडम, ये बात तो हमें किसी ने भी नहीं बताई क्लास में। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तुमने तो यहां एक मीडियम में ही सब कुछ कर लिया, बेंडिंग करा दी, बेंडिंग है तो सेंडिंग बैक है, तो ये रिफ्लेक्शन करा दी तुमने, जो कि सिरे से गलत है। तो क्या करें मैम, तो क्या करें मैम, तो करें ऐसे कि पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ तो जाओ, अब दूसरे मीडियम में कन्वर्ज कराओ। अच्छा मैडम ये कहानी है, बिल्कुल ये कहानी है बच्चों, यही कहानी है। दूसरा कनकेव लेंस में समझो, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सब बना लिया, पैरेलल रे आई, लेकिन ऐसे नहीं बना दोगे मैडम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले तो गए, अब क्या गलती कर दी, अब ये गलती कर दी, लेंस डाइवर्जिंग है। हाँ मैडम आप तो कितनी छोटी छोटी बातें बताते हो, इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो जाती, कन्वर्जिंग कराना तो पास लाएंगे, इसमें भाई बहुत खतरे की घंटी, मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला इसको खतरे की घंटी है, इसमें दूर जानी चाहिए और फोकस से भी जानी चाहिए। तो ये इमेजिनरी ही ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा मान ले कि इस साइड वाले फोकस से दूर जाए, क्योंकि दूसरे मीडियम में लाना भी जरूरी है, दूर जाना भी जरूरी है और फोकस से जाना भी जरूरी है, तीनों चीजें होनी चाहिए। कनकेव लेंस खतरे की घंटी है, कनकेव लेंस खतरे की घंटी है, दूर भी जानी चाहिए रे, दूसरे मीडियम में आनी चाहिए और फोकस से भी जानी चाहिए, तीन कंडीशन एक ही शर्त पे पूरी हो सकती है। ये खतरे की घंटी है, इसको याद रखना। कन्वर्जिंग का मतलब है कन्वर्ज होना लेकिन दूसरे मीडियम में जाकर, डाइवर्जिंग का मतलब है दूर जाना लेकिन दूसरे मीडियम में जाकर, और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हमेशा फोकस से होते हैं। ये बातें इस ढंग से समझ लेना। अब जैसे वहां पे करा था फोकल लेंथ निकालने के लिए, याद है एक कनकेव मिरर लिया था, सन की लाइट से पेज पे आग लगाती थी, सेम यहाँ पे करेंगे, कन्वेक्स लेंस लेंगे क्योंकि वो कन्वर्जिंग है, सन की लाइट से पेज पे आग लगा लेंगे और उन दोनों के बीच की दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और उस लेंस के बीच की दूरी, यही बोला है द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ लेंस एंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ सन, जो हमने कैसे बनाई, पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज करके बनाई। कन्वर्जिंग लेंस है मेरा बच्चा, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस लो, सन की तरफ लाइट करके पेज पर उसकी एक इमेज बना लो, पेज पर इमेज बना लो, थोड़ा सा वो पेज जल जाएगा, होल हो जाएगा, उस होल से उस लेंथ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, उसकी दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं मेरा बच्चा, बेसिक्स है, इसको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सवाल आएगा, प्रिंसिपल फोकस पे सवाल आएगा, क्योंकि कल मैं डायग्राम्स कराऊंगी, अगर यहाँ तक नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, इसलिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।